हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये अब हम डिस्कस करेंगे कि अगले वीक हमारे क्या-क्या ग्लोबल सेंटीमेंट रह सकते हैं, किस तरीके से हमारा मार्केट परफॉर्म कर सकता है। हर वीक में मैं ये वीडियो बनाता हूँ एक वीकली एनालिसिस के लिए और उसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं कि मार्केट किस तरीके से रह सकता है, क्या-क्या ग्लोबल सेंटीमेंट रहने वाले हैं। इसके साथ-साथ मार्केट में कौन-सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। और ये सब डेली बेसिस में अपलोड करता हूँ, मतलब वीकली एनालिसिस आता है। प्री मार्केट का वीडियो अभी थोड़े कुछ दिनों से बन नहीं पा रहा है, मतलब मैं बिजी रहता हूँ। बट हाँ, जैसे ही काम मेरा खत्म हो जाएगा मैं बनाना फिर से शुरू कर दूंगा। बट ये वीकली वाला तो मैं हर वीक में अपडेट करता रहता हूँ, तो आप इसको प्रॉपर बेसिस डेली बेसिस पे फॉलो करिए और इन सबको अच्छे से समझिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस करता हूँ, ग्लोबल सेंटीमेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ, बॉन्ड यील्ड क्या है, क्रूड ऑयल क्या है, उसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब चीजें मैंने ऑलरेडी समझा दी है। तो मेरा एक वीडियो है, आप जाकर के उसको देखना, ग्लोबल सेंटीमेंट वाला। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख लेंगे। तो अब शुरू करता हूँ मैं ये वीडियो। हम किस तरीके से आगे परफॉर्म कर सकते हैं, हमारा मार्केट किस तरीके से रह सकता है, ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है उसके बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें। इसी के साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी की लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करता रहता हूँ, जिसका बेनिफिट उठा करके आप नॉलेज भी अपना बढ़ा सकते हो। प्रॉपर एजुकेशन के साथ वहाँ पे ट्वीट करता हूँ, और आप अगर उसको अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद कुछ ट्रेड भी करते हो तो आपको वहाँ पे जो है कि पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। ओके, तो चलिए, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब शुरू करते हैं बिजनेस के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मार्केट में पिछले वीक का जो प्लान था वो क्या था। तो पिछले वीक का प्लान था, लोअर साइड का हमने प्लान किया था नीचे वाला, और अगर खराब होगा तो उससे ज्यादा हमारा नीचे होगा 16,300 का। नीचे नहीं गया, मार्केट ऊपर ही रहा। और मैंने ये भी कहा था साइडवेज, क्योंकि साइडवेज का ही डेटा बना था और मैंने आपसे बोला था कि डेटा मार्केट आपका साइडवेज रह सकता है। ऊपर वाली जो रेंज थी, हमारी ऊपर वाली रेंज थी 17,300 की, जबकि उसके ऊपर मार्केट गया। ये अच्छी ही बात है। क्या होता है कि जब भी मार्केट हमारे अगेंस्ट ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होता है, ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा होता है, सभी को फायदा होता है। तो ये एक तरीके समझिए कि हमारे एनालिसिस के खिलाफ गया, बट फिर भी सही था क्योंकि वो ऊपर जा रहा था। अब हम चलते हैं आगे वाले में। अगला भी हमें क्या है कि थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है, बट ग्लोबल सेंटीमेंट को समझते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ कि अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, अगले वीक में क्या-क्या न्यूज़ आ सकती हैं, तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं न्यूज़ को ही डिस्कस करता हूँ, देन उसके बाद आ जाते हैं डेटा के ऊपर। फिर डेटा के बाद हम ग्लोबल सेंटीमेंट को समझ लेंगे, डेटा ग्लोबल सेंटी के बाद चार्ट को समझ लेंगे, चार्ट के बाद हम फाइनल आउटकम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगले वीक में क्या होगा। ये मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मनी कंट्रोल प्रो का, और यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 12 सितंबर को हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, मतलब हमारे यहाँ पे महंगाई क्या है, और ये डेटा आएगा जुलाई महीने के लिए। ओके, हमेशा 2 महीने बाद आता है, ये पे ध्यान दीजिए। तो जुलाई महीने का डेटा हमारे पास आएगा कि जुलाई महीने में इन्फ्लेशन क्या थी, यानी हमारे यहाँ की महंगाई क्या थी। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे टोटल जो कंपनीज है उनका प्रोडक्शन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे मार्केट के लिए। ये अगर अच्छा आया, जो कि पिछली बार आपका 12.13% था, अगर ये और बढ़ा तो हमारे मार्केट के लिए और अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली क्या होता है कि भले पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो और मतलब फेड का इशू चल रहा हो, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा हो, लेकिन जब तक हमारी जो कोर है ना, कोर स्ट्रेंथ क्या है, हमारी कोर स्ट्रेंथ है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी जब तक हमारी कंपनियां काम करती रहेंगी, हमारी कंपनियां प्रॉफिट जनरेट करती रहेंगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हम मार्केट के साथ, पूरी दुनिया के साथ थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं, बट हमारी कोर स्ट्रेंथ होती है हमारे यहाँ की कंपनियों में, कंपनियों की परफॉर्मेंस। अगर कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो फिर बहुत दिक्कत नहीं होगी। और यही आप देख रहे हो, पूरा मार्केट 30-40% गिरा है, बट हम फिर भी मतलब गिरे ही नहीं है, यूं समझ सकते हो। 15% 16% का करेक्शन मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती। तो पूरी दुनिया के सामने अगर हम देखा जाए तो यूरोप में क्या प्रॉब्लम चल रही है, अमेरिका में क्या प्रॉब्लम चल रही है, और इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी हम सिर्फ 17 से 15% गिरे हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक तरीके से अच्छी बात है, बिकॉज हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग है। तो बस उम्मीद है यही कि इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन का डेटा आने वाला है वो भी अच्छा है, ताकि हमें और बेनिफिट मिल सके। तो ये अगर अच्छा आया, ओके, तो अच्छा होगा। और ये अगर थोड़ा सा कम आया तो देखिए, महंगाई की दर कम आ गई, यानी कि इन्फ्लेशन का रेट अगर कम हुआ, यानी महंगाई कम हुई, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऊपर गया, तो समझिए वो हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट होगा। प्लस यूके की जीडीपी, अभी देखिए यूरोप में क्या है ना, वहाँ पे दिक्कत चली अभी। पुतिन चाचा ने भी जो है कि कुछ धमकी वमकी दे दी है, मैंने ट्वीट पढ़ा था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि उनको दिक्कत होने वाली है। और इसमें देखिए, एक कॉमन सी चीज है कि जब आप किसी चीज पर डिपेंड करते हो ना, तो आपको उससे झगड़ा नहीं, आपको उसको उससे आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्लस आपको उसको आंखें नहीं दिखानी चाहिए। मतलब कॉमन चीज है कि मैं अगर किसी आदमी पर डिपेंड करता हूं तो मुझे उससे हमेशा प्रेम से बात करनी चाहिए और व्यवहार बना के रखना चाहिए। अगर मैं उसको आंखें दिखाऊंगा तो फिर
मेरा ही नुकसान होगा ना। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रही है उससे सबसे ज्यादा नुकसान यूरोपीय यूनियन का होगा, रसिया का बहुत कम होगा, क्योंकि रसिया ने क्या किया है, अपना एक बाईपास खोज रखा है। बाईपास इंडिया है, चाइना है, तो उसने अपना एक बाईपास खोज रखा है, उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में है और बड़े लोग हैं। इंडिया कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इंडिया है, चाइना है, ये लोग उसको सपोर्ट कर देंगे। नुकसान होगा यूरोप का, तो इनको थोड़ा समझना चाहिए। ओके, हालांकि इनके डेटा से हमारे मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट अगली वाली रहेगी 13 सितंबर को। 13 सितंबर को क्या है कि यहाँ पे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, तो ये थोड़ा सा हमें रहता है। एक्चुअली इसकी उम्मीद ये थी कि पिछली बार जो डेटा आया था उसमें थोड़ी सी महंगाई दर घटी थी, अगर इस बार भी थोड़ी घट जाएगी तो इससे फायदा क्या होगा कि जो वहाँ का फेड है, ओके, फेड का मतलब जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं वो थोड़ा सा अग्रेसिव कम होंगे। लेकिन ऐसा प्लानिंग है उनका, मतलब जैसे कि उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जेरम पावेल साहब के, उनके स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भैया हम इसको और ज्यादा कम करेंगे, मतलब इन्फ्लेशन को और कम करेंगे। इन्फ्लेशन को कम करने का एक ही रास्ता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। तो ये अगर कम आएगा भी फिर भी वो लोग बढ़ाएंगे, पॉइंट है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 75 बेसिस पॉइंट बात कर रहे हैं बढ़ाने की, उसकी जगह पे अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर 75 बेसिस पॉइंट ही बढ़ाएंगे तो भी मार्केट के लिए नेगेटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव भी नहीं होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्या है, अगर यूएस की इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम हुई, मतलब जो रेट आएगा इन्फ्लेशन रेट वो कम हुआ, तो इससे मार्केट न्यूट्रल रहेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं और बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ये मेरा असम्पशन है, मेरा असम्पशन गलत भी हो सकता है भाई। देखो, मैंने जो चीज समझी है, सीखी है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी मैं गलत हो सकता हूँ, मेरा इसके ऊपर पूरा राइट है। उसके बाद ये इनकी तो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, इनका अलग ही मैटर चल रहा है। ओके, और चलिए अब अगला है आपका इंडिया होलसेल प्राइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ की क्या वही महंगाई होलसेल। अब कुछ लोग समझेंगे कि सर जी यहाँ पे इन्फ्लेशन देखिए होल है, इसके ऊपर मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा अच्छे से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि आपका जो होलसेल का मार्केट है ना, मतलब कुल मिलाकर के जहाँ पे डिमांड सप्लाई सबसे ज्यादा मैटर करती है, उसका क्या रेट है, वो चीज आपका अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ तो फिर अच्छा आ सकता है। ऐसी उम्मीद है कि वो कम हो सकता है। अब जुलाई में ये चीज था आपका ऑलमोस्ट समझिए कि यहाँ पे 13.93% था, उसके बाद आपका 15 जून में था आपका 15 पॉइंट, तो ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा तो हमारे लिए और अच्छी बात होगी। कुल मिलाकर के महंगाई कम होगी तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद आईपीओ के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, और यूरो का देख लेते हैं। यहाँ पे 15 सितंबर को कोई न्यूज नहीं है, इसका भी कोई फर्क पड़ता नहीं, इनसे में कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, सितंबर 16 की जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो है आपका चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर वहां पे बढ़ा, देखो इसका बेनिफिट मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा। अगर वहां पे घटा तो इसका बेनिफिट हमारे इंडिया को मिलेगा। ओके, क्योंकि वहां पे घट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो चीज है वो मतलब यूँ समझिए कि वो कहीं न कहीं दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है, समझ रहे हैं? तो अगर ये बढ़ा, ये देखो मेरा मानना है, इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से देखता हूँ। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक है वो उसको दूसरे तरीके से देखती है, मैं अलग तरीके से देखता हूँ। यहाँ पे अगर वहाँ का प्रोडक्शन घटा ना तो उसका फ़ायदा होगा हमारे लिए, और वहाँ का अगर प्रोडक्शन बढ़ा तो वो थोड़ा हमारे लिए नेगेटिव रहेगा। चलिए, अब ये हमारा न्यूज़ हो गया, हम इसको बंद करते हैं। आते हैं अपने ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर। तो ग्लोबल सेंटीमेंट में अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले डेटा आपको दिखाता हूँ। तो एफआईएस का बाइंग सेलिंग, तो स्टॉकेज का मैं यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ करिए, अच्छा प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इनकी बाइंग चल रही है, अगर आप देखोगे, ओके, तो आप यहाँ पे मैं मंथली वाइज देख लेता हूँ। तो मंथली में अगर देखें तो ऑलमोस्ट इन्होंने अच्छा खासा बाइंग कर रखा है। यहाँ पे मंथली वाइज देख लेते हैं तो अभी सॉरी, जुलाई में इन्होंने लगभग बाई किया था 1735 करोड़ का, और यहाँ पे 50,000 करोड़ का। सितंबर में भी 1200 करोड़ का हो चुका है। तो यहाँ पे ये लोग ऑलमोस्ट अगर मैं समझूं तो 52 करोड़ जैसा 729 हाँ 52-53 करोड़ जैसी बाइंग हो रखी है। तो ये एक तरीके से हमारे लिए पॉजिटिव। अब कुछ लोग में से मेरे क्वेश्चन, मेरे क्लाइंट्स के भी क्वेश्चन थे कि सर जी ये लोग हमेशा ऊपर क्यों बाई करते हैं, मतलब जब मार्केट इतना ऊपर आ गया यहाँ पे, यहाँ से तब ये लोग क्यों खरीदना चालू किए, वो तो यहाँ भी नीचे भी खरीद सकते ना। तो एक्चुअली देखिए एफआईएस क्या है ना, मोमेंटम प्लेयर है, उसके ऊपर मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये चीज मुझे सही में लगती है कि आपको जानना चाहिए, जो चीज कोई बताते नहीं, यूट्यूब पे कोई इस चीज को डिस्कस नहीं करता है कि एफआईएस हमेशा क्यों ऊपर बाई करते हैं, वो कभी नीचे क्यों नहीं बाई करते। तो उसके पीछे का मैं लॉजिक बता दूं। हालांकि 21 जून को ही मैंने अपने स्टूडेंट को बोल दिया था, क्लाइंट्स को, कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। वो चीज अलग है कि वहां पे डेटा मुझे कुछ दिखा था। पॉइंट है कि डेटा को समझना कि आप कैसे उसको गेस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि मेरी एक तरीके से जो एडवांस रिसर्च है मैं जो करता हूँ, डेटा के साथ खेलना, वो मेरा काम है कि कैसे मतलब ये लीक से हट करके आप सोच सकते हो कि यहाँ पे बाइंग हो रखी है। तो वो चीज के लिए थोड़ा सा आपको अगर चाहिए तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो सितंबर बैच चालू हो चुकी है, नेक्स्ट बैच अब सीधे सीधे
2023 में आएगी, तो जब बैच आएगी तो आप उसको ज्वाइन करना। हाँ, अगर फिर भी आपको सीखने की इच्छा है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग्स परचेज कर सकते हैं। सितंबर बैच वाली अभी 4-5 दिन हुआ है, तो आप अगर अभी चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, प्लस आप लाइव क्लासेस भी देख सकोगे, या फिर आप अगर चाहो तो पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देख करके डाउट्स पूछ करके समझ सकते हो। तो प्रॉपर यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। अब जो पॉइंट अभी का डेटा बता रहे हैं वो डेटा पॉजिटिव है, तो डेटा वाइज हम थोड़े से पॉजिटिव है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनका यहाँ पे कैश में तो बाइंग हो रखी है, अच्छी अच्छी कंपनियों को इन्होंने बाई कर रखा है, बट जो ओवरऑल फ्यूचर का डेटा है वो अभी भी नेगेटिव बता रहा है। तो फ्यूचर का जो डेटा है, हालांकि ये कम हो रहा है, इसको मैं दिखाऊं यहाँ पे अगर मतलब ये बेसिस पे, तो इनके जो शॉर्ट्स पोजीशन है वो कम हो रही है। तो शॉर्ट्स पोजीशन कम हो रही है, हालांकि लॉन्ग भी कम हो रहा है, बट शॉर्ट्स कम हो रहा है वो थोड़ा सा एक तरीके से पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे शॉर्ट है इसको हेज भी कर रखा है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर डेटा में देखूं तो एफआईएस का डेटा न्यूट्रल है, कोई खास इसमें नहीं मुझे इफेक्ट पड़ रहा है, मैं डेटा को न्यूट्रल मानता हूँ। और यहाँ पे जो इक्विटी का डेटा है, मतलब वो एफ&ओ का डेटा है, एफ&ओ के डेटा न्यूट्रल है, और जो इक्विटी का डेटा है वो आपका पॉजिटिव बायस के तरीके से इशारा कर रहा है। तो डेटा वाइज भी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट और ये सब समझ लेते हैं ऑप्स्टा में। चलिए काम करते हैं, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी तो है ना। ओके, ओपन इंटरेस्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे। इसका ऑप्शन कहाँ गया? इसमें था तो सही। ऑप्शन चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं क्यूमुलेटिव देखो, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है तीनों महीनों का मिला करके। तो जो अभी पीसीआर बता रहा है वो 1.1 बता रहा है, ये पीसीआर के बेसिस पे बुलिश है, मतलब पीसीआर का जो डेटा है वो बुलिश है। अब यहाँ पे मैं देखूं टोटल, तो सपोर्ट कहाँ पे है, तो जो मेन सपोर्ट आपका निकल के आ रहा है वो 17,500 का आ रहा है, मतलब 17,500 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपके डेटा के हिसाब से। ओके, हालांकि ये ऑप्शन की पोजीशन है, ये चेंज होती रहती हैं, इनमें ओपन इंटरेस्ट चेंज हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग कवरिंग, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्टअप, शॉर्ट कवरिंग, ये सब होता रहता है, मतलब डेटा निकल सकता है। बट अगर जो डेटा अभी के हिसाब से बता रहा है तो 17,500 हमारा ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट है। और मैं फिर से एक बार बता दूं, ये पूरा मैं तीनों महीनों का कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्यूमुलेटिव वाला। तो आपका यहाँ पे 17,500 मेन आपका सपोर्ट होगा, और ऊपर की तरफ अगर मैं रेजिस्टेंस देखूं तो मेन रेजिस्टेंस अभी 18,000 का ही दिखाई दे रहा है, और छोटा सा है हमारे पास 17,900 का। तो अगर हम देखें तो 17,900 के पास पहुंच चुके हैं। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 17,900 वालों को दिक्कत होगी, तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी और शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा। और ये जो मार्केट बढ़ा है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से ही बढ़ा था, बट हालांकि वहां से ऊपर से सेलिंग आ गई है। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसको सेलिंग तो नहीं कह सकते, प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। तो नीचे की तरफ अगर मैं रेंज देखूं तो 17,500 की, ऊपर की तरफ अगर मैं रेंज देखूं तो 18,000 की, 500 पॉइंट की मुझे यहाँ पे रेंज दिखाई दे रही है आपके ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। अब मैं चलता हूँ चार्ट पे। चार्ट पे अगर मैं चलूँ तो आपको पता है मैं हमेशा 4 घंटे की एनालिसिस करता हूँ। डेली वाला अगर हम देख लेते हैं एक बार, चलिए पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली में क्या है, वीकली में अभी हम देखते हैं यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था और उसी रेंज से हमारा नीचे गिरा था, जो कि था आपका 70,970 के आसपास, और वहां से नीचे गया फिर ऊपर गया। और आपको रेंज बाउंड क्लियर कट डेटा मैं बता ही रहा हूँ, और अभी भी मार्केट रेंज बाउंड ही है, क्योंकि मार्केट में जो डेटा सेट बन रहा है उसके हिसाब से मार्केट ये रहेगा। हाँ, बायस जो है अभी थोड़ा सा बायस पॉजिटिव हो गया है, बट देखते हैं कि क्या हो सकता है। डेटा चेंज होता रहता है और एक वीक में कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपको पता है अगले वीक में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली हैं, तो उन सब के बिहार पे मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो वॉलेटिलिटी मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन जो रेंज होगा टोटल वो रेंज बाउंड रहेगा, मतलब बड़ी रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन इंट्राडे बेसिस पे वॉलेटिलिटी आपकी आ सकती है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो वीकली एनालिसिस अभी मार्केट आपका पॉजिटिव लग रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू 2 कैंडल बनी है, और वॉल्यूम भी देखेंगे आप अगर, तो वीकली में भी वॉल्यूम बढ़ी हुई है, मतलब वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए, ये जो आपका वीकली कैंडल है ना, इसके ऊपर क्लोज है। अगर मार्केट को फ्रेश ऊपर जाना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक ये जो पूरा रेंज है, ये रेंज अभी भी सप्लाई का बना हुआ है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ही आपका मार्केट और ज्यादा पॉजिटिव होगा, जो वीकली बेसिस पे बता रहा है। डेली पे अगर मैं बात करूं तो डेली में भी वही रेंज है, लेकिन अगर डेली में देखें तो नीचे की तरफ सपोर्ट भी बन के आ रहा है। तो जो मेन आपका सपोर्ट बनेगा वो यही 470 का एक तरीके से बन रहा है। ओके, 17,468 है, तो 470 में मान लेता हूँ। और आपका ऑप्शन चैन में भी आपने देखा कि 500 का वहां पे आपको दिख रहा है, 17,500 का। तो वो जो थोड़ा सा चार्ट और ऑप्शन चैन को भी देखे तो मेन आपका सपोर्ट वही बन रहा है। तो अगर इंटर वहां पे मतलब
आपका सपोर्ट नीचे की तरफ आएगा तो ये आपका सपोर्ट होगा 17,470 मैं मानता हूँ मेन वाला सपोर्ट। ओके, तो 470 के अगर नीचे निकलेगा तो ही हम फ्रेश सेलिंग देख सकते हैं, अदरवाइज इसके ऊपर तो आपका पॉजिटिव रहेगा मार्केट, ये बात समझ लीजिए। और ऊपर की तरफ तो रेंज अभी मैं इसी को ही कंसीडर करता हूँ 18,000 को, जो कि डेटा भी बता रहा है और आपका यही बता रहा है। तो डेली बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो नीचे की तरफ आपकी 17,470 और ऊपर की तरफ 18,000 की रेंज आपको दिखाई दे रही है अगले वीक के लिए। ओके, और अगर मैं अब 4 घंटे में चाहूँ, मैं 4 घंटे के एनालिसिस ज्यादा करता हूँ, आपको बताएं पोजिशनली प्ले करने के लिए। तो 4 आवर में जो मेरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो मुझे थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हालांकि 4 आवर का सपोर्ट टूट भी सकता है, बट अगर मैं देखूँ तो जो मेरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो ये। ओके, ये अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मुझे जो दिखाई दे रहा है इसके पीछे आप देखिए, ये जो आपकी 17,568 मतलब 570, मतलब जो हमारा हाईएस्ट मतलब जो लोवेस्ट वाला लेवल का सपोर्ट है उससे थोड़ा 100 पॉइंट ऊपर। तो 17,570 का जो मेरा सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट अगर आएगा तो यहाँ पे रुकने का ट्राई करेगा, उसको तोड़ेगा तो ही नीचे आएगा, और अगर ये टूटेगा तो ही नीचे आपका जाएगा। तो आप ये प्लान कर सकते हो। तो वॉलेटिलिटी काफी रहने वाली है, मार्केट आपका ओवरऑल रेंज बाउंड रहेगा अगले वीक के लिए, ये बात आप ध्यान दीजिए। ओके, और अगर मैं आपको थोड़ा 15 मिनट में दिखाना चाहूँ तो 15 मिनट में, हालांकि ये इंट्राडे के एनालिसिस है नहीं, वीकली एनालिसिस है, तो ये भी आप समझ सकते हो। तो 15 मिनट के लिए अगर मैं शाम को वीडियो बना दूंगा प्री मार्केट वाला, कल मतलब मंडे को कैसा ट्रेड हो सकता है, बट ये वीकली आप समझ रहे। तो वीकली की जो रेंज आपको बता दी, एक छोटा सा 17,570 का नीचे का सपोर्ट होगा, और अगर वो टूटा तो आपका 17,470 ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर ये भी टूट गया तो फिर आप नीचे चले जाओगे, ये बात आप ध्यान दीजिए। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट अभी आपका वॉलेटाइल लग रहा है, जैसे आपका देखिए वॉलेटाइल रहेगा, बट ओवरऑल मार्केट आपका रेंज बाउंड रहेगा अगले वीक के लिए, तो आप उसकी प्लानिंग कर सकते हो। अब हम चलते हैं ग्लोबल सेंटीमेंट को देख लेते हैं। तो ग्लोबल सेंटीमेंट अगर हम देखें, सबसे पहले हम देखते हैं नेस्डेक। नेस्डेक आपका ऊपर ही है, ओके, ऑलमोस्ट यहाँ से। और बाय द वे मैंने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से बोला भी था कि अगर इसके ऊपर निकला तो आप बाई करना। तो यहाँ से देखिए आपका 150 से लेकर के सीधे सीधे 150 से 600 मतलब ऑलमोस्ट 400 450 पॉइंट ऊपर चला गया है आपका नेस्डेक। तो ये भी ठीक ठाक ही है, एनालिसिस वहाँ पे भी काम करती है। ये सब आपको सीखना है तो बेसिकली मैंने कहा ना ज्वाइन करिए क्लासेस। बट ओवरऑल जो आपका ये है ये आपका पॉजिटिव लग रहा है। मुझे जो अच्छा दिख रहा है वो इमर्जिंग मार्केट का। देखिए इमर्जिंग मार्केट आपको मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, और मैंने अपनी कोई भी पुरानी एनालिसिस डिलीट नहीं करी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं इसको थोड़ा डेली लगा देता हूँ क्योंकि डेली पे ही देखना चाहिए। मैंने पुरानी एनालिसिस को डिलीट नहीं किया है, जो भी हमने डिस्कस करा था पॉइंट वाइज वही डिस्कस सब हो रहा था। ये था कि भाई अगर इसके नीचे फ्लैग एंड पोल बन रहा है, उसके नीचे निकलेगा तो और नीचे जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि हो सकता है डबल बॉटम बन जाए। अब ये क्या है इमर्जिंग मार्केट, इन सब के बारे में मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है, आप जाकर के देखना। ग्लोबल सेंटीमेंट, आप सिर्फ लिखोगे ग्लोबल सेंटीमेंट मेरे चैनल पे तो आपको वीडियो आ जाएगा, उसको देख लेना। ये सब कैसे काम करता है, मैं आपको पूरा इसका रिलेशन क्या है उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है, और उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, तो आप उसको देखना जरूर ताकि आपको समझ में आए। ओके, तो जो अभी यहाँ पे नीचे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो मुझे दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो सब यहाँ पे इंट्राडे पे आपका मतलब ये डेली बेसिस पे बच्चे आ गए हैं, थोड़ा सा नॉइज हो सकता है, एक मिनट। ओके, तो बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अभी आ गए तो क्या कर सकते हैं, और आज संडे है तो समझ रहे हैं कि बच्चे घर पे ही होंगे। देखिए तो यहाँ पे आपका सीधे जो मुझे दिखाई दे रहा है ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और इस सपोर्ट से आप देख रहे हो इजीली बाउंस बैक कर भी रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम है। अब आप अगर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट में अगर जो सपोर्ट बन करके डबल बॉटम, इसको आप कह सकते हो डबल बॉटम, फिर आपका ये डब्ल्यू बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो फिर हम समझते हैं कि फ्रेश बुलिश हो सकते हैं। तो अगर ये जो अभी दिख रहा है डेटा चार्ट पे ये सही रह गया, कंटिन्यू कर गया, तो समझिए कि इमर्जिंग मार्केट अच्छे रहेंगे। इमर्जिंग मार्केट में हमारा इंडिया भी आता है, तो इमर्जिंग मार्केट में इंडिया भी आता ही है, आपको अच्छा रहेगा, क्लियर बात ध्यान दीजिए। तो ये पूरा ओवरऑल आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो डेटा यहाँ पे बन रहा है मतलब चार्ट जो बन रहा है, चार्ट आपका सीधे सीधे थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अब ये डबल बॉटम बना करके ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है अगर ऊपर चला जाए तो अच्छी बात होगी हमारे लिए, और अगर इसके ऊपर निकल गया तो फ्रेश हम समझ सकते हैं कि फिर दिक्कत नहीं है। डॉलर इंडेक्स, अब डॉलर इंडेक्स आप देखिए, मैंने इसीलिए मैं कहता हूं मैं कोई भी पुरानी एनालिसिस आपको डिलीट नहीं करता हूं, मेरे चार्ट जो होते हैं वही बने रहते हैं, हम प्रॉपर इसको फॉलो कर रहे हैं, और यहां से हम फॉलो कर रहे हैं। यहां से हमारी प्लानिंग थी कि भैया अगर ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे अगर बाउंस बैक लेगा तो ऊपर जाएगा, तो हमारा मार्केट गिरेगा, और हमारा मार्केट गिरा भी। ओके, अच्छा ये क्या है, ये है यूएस डॉलर करेंसी, यूएस का मतलब इसको समझ सकते हैं इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स।
तो अगर जो नए लोग हैं, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वीडियो देखिए, ताकि उसमें मैंने इन डिटेल में सब कुछ समझाया है और आप इसका रिलेशन समझ सको। बट यहाँ पे एक छोटा सा बताता हूँ, अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। और आप देख सकते हो कंटिन्यू 3 दिन से ये नीचे है, हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये लॉजिक आप समझ सकते हो इसको। अब हमने जो स्टार्टिंग की प्लानिंग करी थी, यहाँ पे प्लानिंग करी थी कि यहाँ से अगर ये यहाँ से बाउंस बैक लेकर के ऊपर जा सकता है, और ऊपर गया भी और हमारा मार्केट नीचे आया भी। उसके बाद हमने फिर से प्लानिंग करी थी, जो पिछला वाला वीक का वीडियो था, कि यहाँ पे ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ से ऊपर से नीचे आने का कोशिश करेगा, ये मतलब ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो वो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, जो कि हुआ वही एग्जैक्ट। ओके, तो ये प्लानिंग आप करिए और यहाँ पे भी एनालिसिस करिए, ताकि आपको मार्केट का एक तरीके से भविष्यवाणी पता चल सके। देखो, लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणी करना आसान है। देखो, भविष्यवाणी करना कोई नहीं कर सकता, बट आप चीजों को समझ जरूर सकते हो। चीजों को समझ कैसे सकते हो, ये प्रॉपर आप एनालिसिस करोगे, नॉलेज रखोगे तब। ओके, तो यहाँ पे आपका देखिए ये नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मुझे जो ये अब सपोर्ट दिखाई दे रहा था, अगर ये इसके नीचे निकल गया, जो कि आपका सपोर्ट यहाँ पे मैं बताऊँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ ये। ओके, अगर ये इसके नीचे मतलब सस्टेन कर गया, नीचे चला गया 108, तो 108 के नीचे अगर ये चला गया तो फिर हमारा मार्केट फ्रेश हाई मार देगा, मुझे इतना भरोसा है। लेकिन अगर ये फिर से ऊपर आ गया तो मार्केट हमारा फिर से वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखते हैं कि क्या इसके साथ होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और अगर मैं यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड देखूं, तो बॉन्ड यील्ड मैंने आपको जैसा कि बताया। अच्छा, अभी कुछ लोग ये नहीं समझ पाते, यहाँ पे चलिए मैं आपको एक क्लू दे देता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर जी बॉन्ड यील्ड 3% का है, फिर भी एफआईएस वहां पे क्यों पैसा डालते हैं? 3% कौन कमाना चाहता है? हम तो एक दिन में पैसा डबल कर लेते हैं। तो देखिए, पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 3% वहां पे बॉन्ड यील्ड में मिल रहा है, प्लस आपका जो डॉलर है वो भी तो आपको एक साल का 6 से 7% का रिटर्न दे रहा है। 6% तो रिटर्न आ ही रहा है। 6% या 5% भी अगर रिटर्न में देखूं, आप जाकर के कंपेयर करो कि इंडियन रुपीस के सामने डॉलर कितना बढ़ा पिछले एक साल में, तो अगर आप ये चीज देखोगे तो वहां पे आपका एक करेंसी का रिटर्न आ रहा है, उसको आप मतलब उसको बोलते हैं रिटर्न, आपका जो इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट करती है डॉलर के मुकाबले। तो एक तो आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट आ गया, एक तो आपका यहाँ पे बॉन्ड यील्ड में आ गया। तो बॉन्ड यील्ड जो है वो सेफ माना जाता है, आप समझते 3%। तो टोटल मोटा मोटी अगर मिलाकर के देखोगे तो 6-7% हो ही गया ना। तो 6-7% ही कमाना चाहते हैं जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल मनी जो होते हैं, वो 6-7% बनाना चाहते हैं। वो आपकी तरह 21 दिन में पैसा डबल नहीं करना चाहते, समझ रहे हो? तो लॉजिक ये है कि अगर उनको ऐसा मिल रहा है कि भाई 6-7% में कमा सकता हूँ इजीली, तो मुझे क्या दिक्कत है कि मैं मार्केट में पैसा डालूं? बट फिर भी मार्केट में आपको पता है पैसा बनता है। लॉजिक आप समझो। तो अगर ये बॉन्ड डील फिर से आपका देखिए कहाँ पे जा करके एकदम हाई मार करके वहां से मतलब 3.5 समझ सकते हो, वहां पे हाई मार करके नीचे आ रहा है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अगर ये फिर से नीचे आएगा जो कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हमारे मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। और अगर ये फिर से ऊपर जाने लगा तो थोड़ा सा खराब होगा। बट फिर भी मुझे लगता है कि अभी क्रूड ऑयल का प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ओपेक वालों की अपनी मर्जी चली नहीं, तो ओपेक प्लस वालों की अपनी मर्जी चली नहीं, क्योंकि चाइना में डिमांड कम है, तो दैट्स वाई क्रूड ऑयल की प्राइस डाउन हो गई। वो चाहते थे कि प्रोडक्शन कम करके जो ओपेक प्लस कंट्रीज थी उनको वो मतलब उनका भरोसा और उनका कहते हैं ना पूरा ताकत लगा दी कि प्रोडक्शन को कम करके हम जो है कि रेट को बढ़ाएंगे, अपने फायदे के लिए बढ़ाएंगे। ओके, हालांकि इसके पीछे जियो पॉलिटिकल टेंशन भी हो सकता है, वो चीजें अलग है। बट यहाँ पे देखिए क्या है कि वहां पे मतलब चाइना में डिमांड कम है, तो दैट्स वाई वहां पे जो है कि आपका प्रोडक्शन जो भी कम किया, फिर भी उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे नहीं आया, क्रूड ऑयल आपका नीचे ही गया। फिर भी हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखते हैं, तो पॉइंट है कि अगर आपका जो बॉन्ड डील है ये ऊपर गया तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर ये नीचे आया तो हमारे लिए मार्केट के लिए सेफ रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। अब अगला मैं आपको दिखाऊं क्रूड ऑयल। यहाँ पे देखिए क्रूड ऑयल मतलब शुरू से ही नीचे जा रहे हैं। अब आप अगर मेरी एनालिसिस देख करके भी क्रूड को शॉर्ट कर रहे हो ना, तो भी अच्छा पैसा बना लोगे। ये पिछले एक महीने से जो एनालिसिस हो रही है हमारी, यहाँ पे हमने शॉर्ट बोला था, मतलब यहाँ से हमारी प्लानिंग हुई थी कि ये नीचे जाएगा। तो पॉइंट आप देखिए कि कंटिन्यू क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, तो आप अगर जो हमारा M6 क्रूड ऑयल है उसको देख करके भी आप ट्रेड करते हो मेरी एनालिसिस के बेस पे, तो भी सही रहेगा। अच्छा, बाय द वे डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि ये देख करके ट्रेड मत कर देना, क्योंकि ये गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मुझे जो चार्ट पे दिखाई देता है वो डेटा समझ में आता है, ग्लोबल सेंटीमेंट दिखाई देता है, उसके हिसाब से मैं बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप तुरंत जाकर के वहां पे ट्रेड करोगे, क्योंकि ये सब मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ, कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं होती है। ओके, चलिए, तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो फिर से नीचे जा रहा है, तो जो आपका ट्रेंड है क्रूड ऑयल का, ये ट्रेंड नेगेटिव ही है। अभी तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आ चुका है, तो ये अगर ऊपर आएगा भी तो यहाँ से फिर से ये रिजेक्ट होकर के नीचे आ जाएगा चार्ट वाइज। तो ग्लोबल, हालांकि अभी आपको पता है चाइना में जो है कि कुछ आएंगे, वहां पे डिमांड कम ही है, तो एक तरीके से हम देखें तो क्रूड ऑयल नीचे जाने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा है। और अगर ये ऊपर गया तो फिर महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो जो फेड के डिसीजंस है वो और ज्यादा
वही मतलब रेट बढ़ाने वाले फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे और हमारे यहाँ के भी जो आरबीआई है वो भी बढ़ाएगी, तो प्रॉब्लम होगी। और अगर ये नीचे जाएगा तो ही थोड़ा आराम मिलेगा। ओके, तो क्रूड ऑयल को भी हमने समझ लिया। अब अगर मैं इंडियन डॉलर सॉरी यूएस डॉलर और इंडियन रुपी, तो यहाँ पे देखो तो हमने प्रॉपर क्लियर कट प्लानिंग करी थी। मतलब देखो मैं इसलिए ये सब चार्ट जो है ना मैं हटाता नहीं हूँ। हमने क्या प्लान किया था, यहाँ पे अगर डबल टॉप बना करके नीचे आएगा तो आप देख सकते हो कि ये 29 अगस्त के बाद से नीचे ही आ रहा है। तो अगर ये आपका वॉलेटाइल भी बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं जो करेंसी की वॉलेटिलिटी आप यहाँ पे समझो ऑलमोस्ट इसका हाई है 80.11 और लो है इसका 79.07। मतलब मतलब ये इंडियन रुपी कितना वॉलेटाइल है आप इसको देखो। तो अगर ये फिर से इसके ऊपर निकला तो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव होगा, लेकिन अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया तो हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं, आपको 2-3 मैंने जैसा कि बताया आपको सेक्टर बताऊंगा। सेक्टर भी आप समझ सकते हो किस सेक्टर में आपको अभी फोकस करना चाहिए और पैसा लगाना चाहिए, और आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए वहां पे स्विंग के हिसाब से। ओके, चलिए, तो मार्केट में हमारा व्यू क्या है? मार्केट में हमारा व्यू है कि निफ्टी के लिए मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा, बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी बुलिश ही है, आप उसको ध्यान दीजिए। निफ्टी के लिए क्योंकि मेन मार्केट हमारा निफ्टी है। तो हमारा मार्केट में व्यू है पिछले वीक के लिए जो है कि मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन ओवरऑल रहेगा रेंज बाउंड। ओके, और आप इसमें देख सकते हो नीचे वाली रेंज तो मैंने 17,560 की मैंने एक रेंज बताई है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग 570 का, और वहां से नीचे गया तो फिर आपका 470 आया था, क्या आया था, एक मिनट, हाँ 470 आया था, हाँ 470 जो कि 500 का था। तो 470 आपका आया था, वो स्ट्रॉन्ग था, जो कि डेटा के हिसाब से भी था। ऑप्शन चेन में आपने देखा 17,500 का, तो वो आपका एक नीचे का सपोर्ट बन जाएगा। और ऊपर की तरफ मैं यही वाला लेता हूँ 18,000 का। क्लियर? तो ये चीज आप इसको ध्यान दीजिए। और अब हम चलते हैं, देखते हैं कि किस सेक्टर में आपको पैसा लगाना चाहिए। तो देखिए, एक जस्ट मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखाऊं तो ये जो मैं इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना दी है एफपीआई के ऊपर, तो आप अगर एफपीआई लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, बाय द वे मैंने जो वीडियो बनाया वो लीक से हट करके है। ओके, जो कॉमन आदमी को, नए आदमी को भी समझ में आएगा और उसका इस्तेमाल कर सकता है। समझ रहे हो? तो वो वीडियो जरूर देखना। अगर आप एकदम से नए हो और आपको ये समझ में नहीं आता तो आप उसको देखना जरूर, इससे बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम देखें तो एफआईआई की मीन्स की सेलिंग हो रही थी, लेकिन पिछले 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में उन्होंने ऑलमोस्ट 8,610 करोड़ के इन्वेस्टमेंट करी है। तो हेल्थ केयर सेक्टर में उनका पैसा आया हुआ है। अब इस हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा हुआ है तो आप सबसे पहले तो ये जानो कि हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक के कौन कौन से हैं। ओके, तो आपको ये समझने के लिए बड़ा ही आसान है। आप स्टॉकेज में आ जाओगे, यहाँ पे होम पे, और यहाँ पे देखो सेक्टर है, तो सेक्टर पे क्लिक करोगे, इसमें आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर करके ऑप्शन है। अब हेल्थ केयर में आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड सप्लायर एसोसरीज एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। इसमें तीनों कैटेगरीज आती हैं। आपको थॉरो एनालिसिस करनी पड़ेगी तीनों कैटेगरी में। एनालिसिस करने का मैं तरीका बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस सेक्टर के लीडर्स कौन है। इस सेक्टर के लीडर कौन है तो उनको आप सिलेक्ट करिए। क्यों? क्योंकि जब भी पैसा जाएगा वो सबसे पहले लीडर्स में जाएगा। ये पॉइंट हो गया पहला वाला। दूसरा पॉइंट कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो कभी कभी ऐसे स्टॉक्स को पकड़ते हैं जिसको इजिली रन करना आसान हो सकता है। तो उसमें से जो निकल के आ रहा है वो मैक्स हेल्थ केयर मुझे दिखाई दे रहा है। बाय द वे, मैक्स हेल्थ केयर हमारे स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताया था, तो मैंने जस्ट उनको फिर बताया कि हाँ हेल्थ केयर सही है। तो मैक्स हेल्थ केयर में आप देख सकते हो, प्लस आप अगर चाहो तो पूरा आप देख सकते हो। उसका मैं तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, ये मतलब सबसे पहले तो हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में आ जाओ। अब इसमें ये देखो कि कौन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे अगर चाहोगे तो इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे 1 बाय 1 आप इसको लगा सकते हो। आप अगर चाहो तो फिल्टर भी आप अगर इस्तेमाल करना चाहो तो फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे डिलीवरी स्कैन दिया हुआ है, आप इसमें नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखिए स्कैन है, तो वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन है। तो यहाँ पे वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन में आप अगर आ जाओगे तो यहाँ पे हायर डिलीवरी एंड परसेंटेज, हायर डिलीवरी क्वांटिटी एंड परसेंटेज, ये आप इस पे क्लिक कर दीजिए एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाय द वे, इसको आई थिंक कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए करने का। ओके, हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम डिलीवरी एंड स्कैन दिस वीक और या फिर दिस मंथ। तो वीक एक बार देख लीजिए और एक बार मंथ भी देख लीजिए, क्योंकि वीक में क्या होता है कि आपका जो नेक्स्ट वीक था आपको वो डेटा मिलेगा आपका। ये मतलब ये 5 से लेकर के 9 सितंबर वाला डेटा बताएगा। ओके, तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे एक बार इसको चेक करके आप इसमें देखिए, यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी दिस वीक, चलिए इस पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे आप ये वीक जो है कि पुराना वाले लो। तो जो 1 सितंबर है, इसको आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये कृष्णा देखिए, कृष्णा इंस्टीट्यूट मतलब विजय डायग्नोस्टिक, आप देख रहे हो ना, कॉमन सी बात है। मैंने जो बताया वहीं पे डिलीवरी हाई है। मतलब ये कृष्णा क्या है, आपका हेल्थ केयर सेक्टर का हॉस्पिटल है।
विजय डायग्नोस्टिक का हेल्थ केयर सेक्टर है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डिलीवरी आपको पता चल जाएगी। थोड़ा सा आप इसको ध्यान देना, मतलब ये 1 सितंबर वाला और पीछे तो नहीं जा सकते, आपको थोड़ा फिर इंडिविजुअली जा करके चेक करना पड़ेगा। ओके, तो आप उसको देखिए और आप इस पे बेनिफिट उठाइए, क्योंकि जहाँ पे डिलीवरी सबसे ज्यादा उठी होगी वहीं पे पैसा उनका लगा हुआ है, तो आप ये बेनिफिट निकाल सकते हो। तो पहला था हेल्थ केयर सेक्टर, आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। क्लियर, इसको मैं इन डिटेल में बता नहीं सकता क्योंकि वीडियो फिर बड़ा लंबा हो जाएगा। लॉजिक मैंने बता दिया, आप इसको थोड़ा जा करके 1 बाय 1 चेक करिए और ये देखने का प्रयास करिए कि 15 से लेकर के 31 अगस्त के बीच में कहाँ पे डिलीवरी सबसे ज्यादा उठी है, किस स्टॉक में उठी है, तो आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। अगला है आईटी। अगर मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट दिखाऊं, अगर मैं आपको आईटी का चार्ट दिखाऊं तो देखिए आईटी के चार्ट में मुझे एक थोड़ा सा अब रिवर्सल दिखाई दे रहा है। ओके, जो मेरा एक कॉन्सेप्ट है भाव भगवान का मैं फॉलो करता हूं। ओके, भाव भगवान का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा अलग तरीके से ही फॉलो करता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना, देन उसके बाद ऊपर गया, देन वहां पे रिजेक्शन लिया, देन नीचे आ गया। तो ये आपका कंसोलिडेशन फेज में है। अगर मैं इसको बोलूं तो ये कंसोलिडेशन फेज में, अब इसको मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। ओके, हालांकि ये जो मेरा सपोर्ट है ये मेरा पुल बैक का सपोर्ट था कि अगर ऊपर जाएगा यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ से रिवर्स लेगा, जिसको आप समझ सकते हो रिट्रेसमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट फॉलो करके ऊपर जा रहा है और ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन ही है। ओके, एक बार नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे गया, लेकिन फिर से रिजेक्शन हुआ और ऊपर चला गया। तो ये अब क्लियर कट डायरेक्शन बता रहा है मुझे कि अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा। ओके, तो ये चार्ट वाइज मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है, ये प्राइस एक्शन वाइज मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है। तो आप अभी आईटी सेक्टर पे फोकस करो। आईटी सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक्स है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप वहां पे ट्रेड करिएगा। अच्छा, बाय द वे आपको अगर स्टॉक निकालना नहीं आता तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है। आप अगर हाउ टू फाइंड बेस्ट स्विंग स्टॉक या फिर अच्छा स्टॉक यहाँ पे देखिए आपको मैंने बना रखा है, ये हाउ टू ट्रेड एंड रीड, ये आप इसको देखेंगे अगर ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो इसको आप अगर देखोगे तो आईटी सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक आएंगे आप उसको फॉलो कर सकते हो और आप उसका ट्रेड कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपका अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। और आप अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को ज्वाइन करना मत भूलना। इसी के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।